हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है नीट लार्वल्स। हेलो एवरीवन, आज की हमारी टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन। आज हम ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कैसे असर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, सो ऑल लिविंग organisms require macromolecules such as carbohydrate, proteins and fats and water and minerals for their growth and development। क्या कहा गया है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, फैट्स। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट्स आल्सो रिक्वायर मिनरल न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैक्रोमोलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है और इन अदर वर्ड्स न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर नथिंग बट न्यूट्रिएंट्स। सो इनकी रिक्वायरमेंट प्लांट्स को भी पड़ती है। तो अल्टीमेटली प्लांट्स आल्सो रिक्वायर मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये दो पॉइंट हमारी क्लियर होगी। नेक्स्ट एक टर्म दिया गया है जिसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ठीक है, इट इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। हाइड्रोपोनिक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट की ग्रोथ एक न्यूट्रिएंट मीडियम में होती है, न्यूट्रिएंट मीडियम और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। मतलब एक प्लांट को इस तरह के सॉल्यूशन में उगाया जाएगा जिस सॉल्यूशन में उसे सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स उसे प्रोवाइड किए गए हों और उस मीडियम में ही प्लांट की ग्रोथ करवाई जाएगी। ठीक है, सो ये टेक्निक क्या है? हाइड्रोपोनिक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट को ग्रो किया जाता है। कहाँ ग्रो किया जाता है? इन्हें एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया जाता है और उस न्यूट्रिएंट मीडियम में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, it was first demonstrated in 1816 by Julius von Sachs, a prominent German botanist। ठीक है, क्या कहा गया है कि 1860 में सबसे पहले हाइड्रोपोनिक्स के डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था। और किसने किया था? ये किया था एक जर्मन बॉटनिस्ट जिनका नाम है जूलियस वॉन सैच। ठीक है, तो जूलियस वॉन सैच ने क्या किया था? उन्होंने एक टेक्निक के द्वारा प्लांट्स को ग्रो किया था इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सॉइल, और इस टेक्निक को नाम दिया गया हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, प्लांट्स कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन ए डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सॉइल का यूज नहीं किया जाता। हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर वाई? बिकॉज इन दिस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन वाटर भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसलिए इसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर, और यू कैन से द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बिकॉज वाटर इज आल्सो प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, एंड दैट्स व्हाई दिस टेक्निक इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स, व्हिच डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ सॉइल, और the plants in this stage can be grown to maturity level। मीन्स वो उन्हें इस तरह से ग्रो किया जाता है कि वो एक मैच्योर स्टेज अटेन कर सके और उसके बाद रिप्रोड्यूस कर सके, फिर जर्मिनेट कर सके। ठीक है, तो क्या देखा हमने ये देखा कि हर एक प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम की जरूरत पड़ती है बिकॉज प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसके अलावा हमने ये देखा कि हाइड्रोपोनिक्स नाम की एक टेक्निक है जिसके द्वारा प्लांट्स को विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सॉइल एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया जा सकता है। और ये टेक्निक सबसे पहले किसने डेमोन्स्ट्रेट की थी? ये टेक्निक सबसे पहले जूलियस वॉन सैच ने डेमोन्स्ट्रेट की थी, हु वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट। एंड इसके अलावा ये भी देखा गया है कि हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा प्लांट्स को इतने लेवल तक ग्रो कर लिया जाता है कि वो मैच्योरिटी गेन कर सके। ठीक है, ये सारी बातें हमारी क्लियर हो गई। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, क्या देखा गया कि क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक थी जिससे प्लांट को ग्रो किया जाता था और ये 1860 के आसपास स्टार्ट की गई थी, और यू कैन से सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन इसका 1860 के आसपास किया गया था। सो तब से ही नए नए मेथड आने लग गए, क्या करने के लिए? प्लांट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, सिंस देन मेनी मेथड्स वर असाइन्ड टू ग्रो प्लांट्स।
ठीक है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए तब से ही नए नए मेथड आने लगे. हाउएवर, essence of all these methods involve the culture of plant in a soil-free defined mineral solution, which require purified water and mineral nutrient salts. क्या कहा गया है कि हालांकि बहुत सारे मेथड ऐसे देखे गए जिनको यूज करके प्लांट्स की ग्रोथ कराने में हेल्प की गई, लेकिन सबका मेन मोटिव क्या था, सबका मेन एसेंस क्या था? जितने भी मेथड्स यूज किए सब में ये देखा गया कि प्लांट्स की कल्चरिंग हो रही है, मतलब प्लांट्स की ग्रोथ की करवाई जा रही है, उन्हें प्रोड्यूस कराया गया है without the help of soil in a soil free environment and defined mineral solution. प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो जो मिनरल यूज किए जाते हैं उस मिनरल सोल्यूशन को एक न्यूट्रिएंट मीडियम बना के प्लांट्स की ग्रोथ करवाई जा रही थी विदाउट द हेल्प ऑफ सॉइल. ठीक है, और एक चीज और कही गई है कि जब ये मेथड किए जा रहे थे तो जो चीजों की रिक्वायरमेंट थी, मीन्स कौन सी चीजें रिक्वायर्ड थी, इट रिक्वायर्ड प्यूरिफाइड वाटर. प्यूरिफाइड वाटर मीन्स kind of water which is free of ions or other elements. ठीक है, और mineral nutrient salts होने. Next, hydroponics has been successfully employed as a technique for the commercial production of vegetables such as tomato, seedless cucumber and lettuce. ठीक है, क्या कहा गया है कि हाइड्रोपोनिक्स को यूज करके इन सारे वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, टोमेटो को, सीडलेस क्यूकम्बर को, लेटस को, इन सबको प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोपोनिक्स. सो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक टेक्निक है जिसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है. क्यों हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है? क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम का यूज करके प्लांट की ग्रोथ करवाई जाती है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी सॉइल. उसके अलावा ये देखा गया है कि जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्यूरिफाइड वाटर में ही यूज किए जाते हैं, और प्यूरिफाइड वाटर इसलिए ली जाती है ताकि प्लांट कल्चर के टाइम प्लांट को कोई हार्मफुल इफेक्ट या प्लांट में कोई इंफेक्शन ना हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट हमने ये देखा कि हाइड्रोपोनिक्स की वजह से, और यू कैन से हाइड्रोपोनिक को एम्प्लॉय करके बहुत सारे वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं आजकल, जैसे टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड लेटस. ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाइड्रोपोनिक्स. ठीक है, एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि हाइड्रोपोनिक्स को कैसे किया जाता है, मतलब व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट बिहाइंड दिस हाइड्रोपोनिक्स. क्या किया जाता है? Roots of the plants were immersed in nutrient solution, and wherein an element was added, substituted, removed, or given in varied concentration, a mineral solution suitable for the plant growth was obtained. क्या कहा गया है कि सबसे पहले एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन लिया. ठीक है, सपोज अगर ये एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है तो इसमें प्लांट्स की जो रूट्स है ना उसे इमर्स कर दिया गया. इमर्स मतलब प्लांट्स की रूट को इसके अंदर डाल दिया गया, मीन्स भिगो दिया गया. और उसके बाद ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है इसमें चीजों को ऐड किया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया और रिमूव किया गया, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और यू कैन से प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें जो जो मिनरल न्यूट्रिएंट चाहिए थे उनको डाला गया. जिन मिनरल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं थी उन्हें सब्स्टिट्यूट किया गया, हटाया गया और रिमूव कर दिया गया. और हर एक मिनरल को एक प्रॉपर अमाउंट और यू कैन से एक प्रॉपर क्वांटिटी या कंसंट्रेशन में दिया गया जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है. ठीक है, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ये जो मिनरल सोल्यूशन है इसमें चीजें कुछ इस तरह से दी गई हैं, और यू कैन से चीजों की कंसंट्रेशन कुछ इस तरह से दी गई है जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करे, जो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड. ठीक है, नेक्स्ट, द न्यूट्रिएंट सोल्यूशन वाज एडिक्वेटली aerated to obtain the optimum growth. अच्छा, अब इस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में क्या पास किया गया? इस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में हवा पास की गई. क्यों? क्योंकि प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए एयर का होना बहुत जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट, by this method essential elements were identified and their deficiency symptoms discovered. अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था ताकि ये देखा जाए कि प्लांट को किन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, और यू कैन से प्लांट्स में कौन से मिनरल्स और यू कैन से द न्यूट्रिएंट्स उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स डिस्कवर किए गए. सपोज आपने क्या किया कि जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है और यू कैन से द मिनरल सोल्यूशन है उसमें आपने नाइट्रोजन
दे दिया, ठीक है। नाइट्रोजन देने की वजह से आपने क्या देखा, प्लांट की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने नाइट्रोजन को रिमूव कर दिया, ठीक है। नाइट्रोजन को रिमूव करने की वजह से आपने देखा कि प्लांट की ग्रोथ में कुछ कमी आ गई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट और यू कैन से एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इसी तरह से चीजों को आइडेंटिफाई किया गया है कि कौन से एलिमेंट एसेंशियल है एंड कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट्स में कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से क्या देखा गया, इस मेथड से ये देखा गया कि प्लांट को प्रॉपर मिनरल न्यूट्रिएंट्स देने के बाद कौन से ऐसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स के लिए एसेंशियल है, और यू कैन से कौन से ऐसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट्स की बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को एक डायग्रामेटिक व्यू से दिखाया गया है, इसी एक्सपेरिमेंट को एक डायग्रामेटिक व्यू से, ये आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया डायग्राम है। इसमें क्या देखा गया, देखो ये एक मिनरल सोल्यूशन है और यू कैन से न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है जिसमें रिक्वायर्ड चीजें डाल दी गई जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसकी रूट को, प्लांट की सिर्फ रूट को इसमें डाला गया, ठीक है। मीन्स जितना पार्ट सॉइल के अंदर रहेगा उतना पार्ट हमने न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद एक एरेटिंग ट्यूब गई है, एरेटिंग ट्यूब मतलब ये हवा को पास होने में हेल्प करेगी, ठीक है। ये कॉटन प्लग्स इसलिए लगाए गए हैं ताकि चीजों को सपोर्ट मिल सके। उसके अलावा फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये एक फनल डाली गई है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इस बीकर में डाला जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप बनाया गया है किस लिए, हाइड्रोपोनिक्स के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, कि कैसे एक प्लांट बिना सॉइल के ग्रो कर सकता है अगर उसे वो सारे न्यूट्रिएंट मीडियम मिल जाए जो उनके सॉइल से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये और एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो हाइड्रोपोनिक्स को बहुत अच्छे से दिखाती है। इसमें क्या देखा, हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन कैसे की जाती है, देखो प्लांट्स आर ग्रोन इन अ ट्यूब और ट्रफ प्लेस ऑन अ स्लाइट इंक्लाइन. A pump circulates a nutrient solution from a reservoir to the elevated end of the tube. The solution flows down the tube and returns to the reservoir due to gravity. Inset shows a plant whose roots are continuously bathed in aerated nutrient solution. The arrow indicates the direction of the flow. क्या देखा गया है कि ये एक पाइप है, ठीक है। पाइप मतलब ये एक ट्यूब है जिसको ट्रफ भी कहा गया है, ठीक है। उसे क्या कैसे रखा गया, प्लेस में स्लाइट इंक्लाइन, इंक्लाइन मतलब कुछ इस तरह से रखा गया, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ एक रिजर्वियर कनेक्टेड है, ठीक है। और ये रिजर्वियर किस तरह से कनेक्टेड है, ये रिजर्वियर में इस तरह से कनेक्टेड है कि यहाँ एक पंप लगा हुआ है और एक पाइप है जो यहाँ से आके इन सारे ट्यूब्स, इस ट्यूब के साथ कनेक्टेड है जो इस ट्यूब में सप्लाई करेगा न्यूट्रिएंट में सोल्यूशन की, ठीक है। ये है आपका न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। जब आप पंप को ऑन करोगे तो यहाँ से पंपिंग की वजह से यहाँ से न्यूट्रिएंट सोल्यूशन यहाँ से आके ऐसे घूम के ऐसे जाएगा इस ट्यूब के अंदर, ठीक है। क्योंकि इस ट्यूब को कुछ इस तरह से रखा गया है कि वो थोड़ी सी इंक्लाइंड है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर उसके बाद इसके अंदर जो प्लांट्स की रूट्स थी ना उसको बाथ करेगा, बाथ इन द सेंस उसको भिगो देगा, ठीक है। और ऐसे इस तरह से आते इस डायरेक्शन से फिर वापस आ जाएगा, फिर वही चलता रहेगा, इस तरह से इधर जाएगा फिर यहाँ से वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा, अल्टीमेटली ये होगा कि प्लांट्स की जो रूट्स है वो कंटिन्यूअसली इस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के कांटेक्ट में रहेंगी। अल्टीमेटली प्लांट को वो सारी रिक्वायरमेंट मिल जाएंगी जो उसको सॉइल में मिलती है, हेंस प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं और यही टेक्निक है जिसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हाइड्रोपोनिक एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम प्लांट्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सॉइल इन ओनली द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट मीडियम by supplying it with the nutrients which are essential for the growth of plant. Okay. नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स इन प्लांट्स के बारे में, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर प्लांट्स थ्रू रूट। ये तो हमने देखा ही है कि रूट सॉइल के साथ कनेक्ट होती है, सॉइल के कनेक्शन में होने की वजह से रूट्स क्या करती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकती है थ्रू सॉइल, ठीक है। इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट,
More than 60 elements of the 105 discovered so far are found in different plants. क्या कहा गया है कि 105 एलिमेंट जो डिस्कवर किए गए हैं उनमें से 60 एलिमेंट्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, 105 एलिमेंट्स जो डिस्कवर किए गए हैं उनमें से 60 एलिमेंट्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, some plant species accumulate selenium, some others gold, while some take up radioactive strontium. क्या कहा गया है कि कुछ कुछ प्लांट स्पीशीज इस तरह के होते हैं जो सेलेनियम नाम के जो एलिमेंट है उसको स्टोर करके रखते हैं, कुछ कुछ गोल्ड को स्टोर करके रखते हैं, और कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो स्ट्रोंशियम विच इज अ रेडियो एलिमेंट उससे भी स्टोर करके रखते हैं। और स्ट्रोंशियम को स्टोर करने वाले जो प्लांट्स है वो कहाँ पाए जाते हैं? उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, there are techniques that are able to detect the minerals even at a very low concentration. मतलब क्या देखा गया है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाने वाले मिनरल अगर लो कंसंट्रेशन में भी हो तो उन्हें भी डिटेक्ट कर सकते हैं। मीन्स 10 to 8 ग्राम पर ml में अगर 10 से 8 ग्राम तक भी मिनरल्स पाए जाते हैं तो उनको भी डिटेक्ट करने के लिए प्लांट टेक्निक्स बनाई गई हैं। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो प्लांट में स्टोर होके रहते हैं और कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनको एसेंशियल मिनरल कहा जाता है। लेकिन किस बेसिस पे? मतलब कोई तो ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए या कोई तो ऐसा रूल होना चाहिए ना जिससे हमें पता चले कि ये मिनरल प्लांट के लिए एसेंशियल है और ये मिनरल इसके लिए एसेंशियल नहीं। तो वो दिखाने के लिए क्या किया जाता है, कुछ क्राइटेरिया एस्टेब्लिश कर दिए गए। ठीक है, मतलब कुछ रूल्स बना दिए गए और इधर से कुछ चीजें हैं जो डिफाइन करती हैं कि कौन सा मिनरल प्लांट्स के लिए एसेंशियल है और कौन सा मिनरल प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं है। तो वो सारे क्राइटेरिया हैं ये। ठीक है, नंबर 1, element must be absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction. In the absence of the element, the plants do not complete their life cycle or set the seeds. क्या कहा गया है कि सबसे पहला क्राइटेरिया जो एक एलिमेंट को एक प्लांट के लिए एसेंशियल बनाता है कि वो एलिमेंट हमेशा प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कराए। ठीक है, मतलब नॉर्मली ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करे। और देखा ये जाता है कि अगर इस एलिमेंट की कमी हो जाए तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाता और सीड्स को सेट नहीं कर पाता, मतलब सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, तो पहली क्राइटेरिया क्या है? पहली क्राइटेरिया ये है कि कोई भी एलिमेंट प्लांट के लिए तब एसेंशियल होता है जब वो प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करवाए। अगर किसी एलिमेंट के एब्सेंस पे प्लांट ऐसा नहीं कर पाता तो आप ये समझ लेना कि वो एलिमेंट प्लांट के लिए बहुत एसेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। मतलब सपोज अगर हम पोटेशियम की बात करें, ठीक है, सपोज कर लो कि पोटेशियम प्लांट्स में चाहिए। ठीक है, आपने क्या किया, पोटेशियम ना देके कोई और XYZ एलिमेंट दे दिया, तो ये जो XYZ एलिमेंट है ये पोटेशियम का काम तो नहीं कर पाएगा, राइट। तो देखा ये जाता है कि कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर पाते। मतलब अगर प्लांट्स को पोटेशियम चाहिए तो पोटेशियम ही चाहिए, अगर आप ये दोगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जो नॉट रिप्लेसेबल होते हैं, जिसको आप रिप्लेस नहीं कर पाते, उन्हें भी एसेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो पहली पॉइंट होगी नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, सेकेंड पॉइंट होगी कि नॉट रिप्लेसेबल बाय एनी अदर एलिमेंट, और थर्ड पॉइंट ये है कि द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। मेटाबॉलिज्म मतलब प्लांट में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें उस एलिमेंट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर किसी भी एलिमेंट को एसेंशियल होना है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उसे सबसे पहले प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करनी पड़ेगी। सेकेंडली, वो एलिमेंट किसी और एलिमेंट से रिप्लेस नहीं हो सकता। थर्डली, उसे डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा in all the biochemical process, or you can say in some of the biochemical process or in the metabolism of the plant। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 पॉइंट्स जो प्लांट में किसी एक एलिमेंट को
एसेंशियल बनाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स जो एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे उन्हीं को ही एसेंशियल एलिमेंट्स कहा जाएगा। तो देखा क्या कि जाता है कि only a few elements have been found to be absolutely essential for plant growth and metabolism based on the given criteria। देखा ये जाता है कि हालांकि बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं इन सॉइल, ठीक है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत एसेंशियल है। ठीक है, क्योंकि वो प्लांट्स की ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट और यू कैन से व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। हमने ये तो कह दिया कि प्लांट्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो उनके लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि इन एसेंशियल एलिमेंट को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। और क्या कहा गया है कि प्लांट्स में जो एसेंशियल एलिमेंट पाए जाते हैं उन्हें दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। नंबर वन, बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, ये हो गया नंबर वन। ठीक है, और नंबर टू, बेस्ड ऑन देयर डाइवर्स फंक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर टू। मतलब प्लांट्स में एसेंशियल एलिमेंट को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। नंबर वन, बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, नंबर टू, बेस्ड ऑन देयर डाइवर्स फंक्शन। ठीक है, प्लांट्स में कौन से एलिमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी क्वांटिटी में है उसके ऊपर बेस्ड करके एसेंशियल एलिमेंट्स को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। नंबर वन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड नंबर टू, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, essential elements of plant are classified as macronutrients and micronutrients। वही अगर हम देखना चाहें कि अगर फंक्शन के ऊपर बेस्ड करके देखा जाए तो ये देखा जाता है कि प्लांट्स में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एसेंशियल एलिमेंट्स उनको चार तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहले एलिमेंट दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड हेंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सेल। पहले ऐसे एलिमेंट जो सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये कंपोनेंट होते हैं किसके, बायोमोलिक्यूल से। मतलब अगर आप कार्बोहाइड्रेट लो, प्रोटीन्स देख लो, इन सब के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन एलिमेंट्स के कंपोनेंट से ही बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एलिमेंट्स दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड। वैसे एलिमेंट्स जो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम। कुछ ऐसे एलिमेंट्स देखे जाते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं या बंद करवा देते हैं। ठीक है, एक्टिवेट करना मतलब बढ़ा देना, स्टार्ट करवा देना, इनहिबिट करना मतलब बंद करवा देना। ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स देखे गए हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को एक्टिवेट करवा सकते हैं या इनहिबिट करवा सकते हैं। एलिमेंट्स that alter the osmotic potential of a cell। और फोर्थ तरह के एसेंशियल एलिमेंट्स वो हैं जो सेल के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि बेस्ड ऑन देयर डाइवर्स फंक्शंस एलिमेंट्स इन प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप। ठीक है, पहले हमने देखा था कि क्वांटिटेटिव बेसिस पे अगर देखा जाए तो प्लांट्स के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको दो तरह से भाग किया जाता है, दैट इज डिवाइड किया जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब अगर हम देखना चाहें कि फंक्शन के ऊपर बेस्ड करके प्लांट्स के एलिमेंट्स को किन डिविजन्स में बांटा गया है, उनको चार डिविजन्स में बांटा गया है। पहले वो जो सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, दूसरे वो जो रिलेटेड टू एनर्जी होते हैं, तीसरे वो जो एंजाइम की एक्टिविटी को एक्टिवेट और इनहिबिट करने की क्षमता रखते हैं, और चौथे वो जो प्लांट सेल के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि प्लांट्स में दो तरह से क्लासिफिकेशन होती है एसेंशियल एलिमेंट्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो कि क्या है, जो कि बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट है। मतलब कितनी क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को। ठीक है, तो क्या देखा जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्ज अमाउंट, दैट इज इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। अगर हम प्लांट के ड्राई मैटर को कंसीडर करें तो
उसमें ये देखा जाता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो कितने अमाउंट में पाए जाते हैं, 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल मतलब क्या हो गया, अगर आप 10 मिलीमोल को मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 1000, 10/1000 मोल तो आपका आ जाएगा 0.01 मोल। मतलब 1 kg ड्राई मैटर में आपको इतने मोल्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दिखाई देते हैं, ठीक है, 0.01 मोल, ठीक है। तो ये माना जाता है कि ये एक लार्ज अमाउंट है इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो इसीलिए इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। मैक्रो मीन्स इन मेजर क्वांटिटी और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने अमाउंट में पाए जाते हैं, 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। अगर आप 1 kg ड्राई मैटर लोगे प्लांट का तो उसमें 0.01 मोल आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक है। और इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो आपको याद रहेगा क्योंकि O2 और ऑक्सीजन में गैसेस एक्सचेंज भी आ जाएगा, और H2O तो वाटर प्लांट में होती है। तो इन तीनों से आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। उनके अलावा आपको फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2 एंड H2O, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स को CO2 और H2O से मिलते हैं, ठीक है। अदर्स आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल एज मिनरल न्यूट्रिशन, और बाकी सारी चीजें, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलते हैं सॉइल से, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को हायर अमाउंट में चाहिए होते हैं, और यू कैन से प्लांट्स में ये हायर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इनमें से कुछ कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। इनमें से 3 ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो मेनली CO2 और H2O से मिलते हैं, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और उसके अलावा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट किससे लेता है, वो प्लांट लेता है सॉइल से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिन्हें ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। माइक्रो मीन्स थोड़ा, इन स्मॉल क्वांटिटी, और ट्रेस का मतलब भी होता है थोड़ा, इसलिए इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि दीज आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। दैट इज 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, मतलब 1 kg ड्राई मैटर में 0.01 मोल से कम ही निकलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट आते हैं, इनमें आते हैं आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोराइन एंड निकल, ठीक है। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, और यू कैन से ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है। इसके अलावा क्या देखा गया है कि इन एडिशन टू द 17 एसेंशियल एलिमेंट्स, देयर आर सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम विच आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स। क्या कहा गया है कि इन 17 एलिमेंट्स, दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं और ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हायर प्लांट को चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। और ये हायर प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हायर प्लांट्स को चाहिए होते हैं, और ये हायर प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया, हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया, मतलब हमने ये देख लिया कि डिपेंडिंग ऑन क्वांटिटी अगर देखा जाए तो 2 तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं प्लांट्स में, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करते हैं कि अगर हम फंक्शन के ऊपर बेस्ड करके देखें तो कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, किस तरह के पाए जाते हैं, ठीक है। सो अगर बेस्ड ऑन फंक्शन देखा जाए तो ये देखा गया है कि पहले एलिमेंट वो थे जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल बनाने के काम आते हैं, ठीक है। और यू कैन से बायोमोलिक्यूल्स में यूज होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स हो गया आपके, और प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। तो उन सब में कौन से
एलिमेंट्स यूज होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट अगर देखा जाए तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन यूज होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी यूज होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन अगर आ गया, मतलब नाइट्रोजन कहाँ यूज होता है, प्रोटीन में यूज होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं जो बायोमोलिक्यूल्स में यूज किए जाते हैं एज वेल एज जो स्ट्रक्चर एलिमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट इस तरह के एलिमेंट थे जो एनर्जी से रिलेटेड थे, राइट। तो हमें ये देखा जाएगा कि एटीपी, एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब यहाँ फॉस्फेट है इसका मतलब ये है कि यहाँ फॉस्फोरस होगा, राइट। तो एटीपी अगर देखा जाए तो वो उसमें जो एलिमेंट यूज होता है वो होता है फॉस्फोरस। और जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे प्लांट्स की तब हम देखेंगे कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स को देखो तो उनमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो होंगे मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। इसके अलावा मैंने आपको ये कहा था कि थर्ड तरह के एलिमेंट्स वो होते हैं जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं और इनहिबिट भी करते हैं। अच्छा, एंजाइम्स का मतलब ये होता है कि कुछ इस तरह के प्रोटीन जो एक रिएक्शन को इंक्रीज करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब अगर ये रिएक्शन को इंक्रीज करवाने में हेल्प करते हैं और यू कैन से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराने में इनकी मदद करेंगे और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इनको इनहिबिट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एंजाइम्स क्या होते हैं, दीज आर प्रोटीनियस इन नेचर एंड समटाइम नॉन प्रोटीनियस ऑल्सो, ठीक है। और ये एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराता है, मतलब किसी भी रिएक्शन को फास्ट करवाता है, ठीक है। तो अगर इस एंजाइम को कोई एलिमेंट एक्टिवेट कर रहा है इसका मतलब वो रिएक्शन को और फास्ट कराएगा, और अगर इस एंजाइम को कोई एलिमेंट इनहिबिट कर रहा है इसका मतलब वो इस एंजाइम के काम को रोक देगा, ठीक है। तो इस तरह के एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं एक प्लांट में। तो क्या देखा गया है कि मैग्नीशियम 2+ which is an ion is an activator for both ribulose biphosphate carboxylase oxygenase and phosphoenol pyruvate carboxylase which are enzymes in photosynthetic carbon fixation। अच्छा, जब हम फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन पढ़ेंगे ना तब हम ये देखेंगे कि राइबोलोज, जिसको रुबिस्को एंजाइम भी कहा जाता है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एक एंजाइम है। उसके अलावा ये एक दूसरे एंजाइम है फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इन दोनों एंजाइम को एक्टिवेट कराने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा ये देखा जाता है कि जिंक इज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज अनदर एंजाइम है जिसको एक्टिवेट कराने के लिए जिंक की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा नाइट्रोजनेज एक एंजाइम है जो प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन और यू कैन से नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए टाइम काम करती है, उसको एक्टिवेट कराने के लिए मोलिबेडनम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि जिंक कहाँ यूज होती है, मोलिबेडनम कहाँ यूज होता है, मैग्नीशियम कहाँ यूज होता है एज एन एक्टिवेटर, ठीक है। सो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्टिवेट कराते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इनहिबिट कराते हैं। हमारी एनसीईआरटी बुक में एक्टिवेटर्स के कुछ इस तरह से नाम दिए गए हैं, 3 एक्टिवेटर्स दिए गए हैं, दैट इज मैग्नीशियम, जिंक एंड मोलिबेडनम। मैग्नीशियम का अगर देखा जाए तो ये 2 एंजाइम को एक्टिवेट कराता है, दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। नेक्स्ट अगर जिंक की बात की जाए तो वो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को एक्टिवेट कराता है और मोलिबेडनम नाइट्रोजनेज को कराता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ तरह के एलिमेंट उस तरह के हैं जो पोटेंशियल ऑफ द सेल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। इसमें एक एग्जांपल आता है पोटेशियम का। पोटेशियम क्यों? क्योंकि पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है। और जैसा कि हमने देखा था कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोज होने में, तो इसीलिए ये जो पोटेशियम है ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज करके स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करवाता है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन एलिमेंट्स किस तरह के पाए जाते हैं प्लांट्स में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि प्लांट्स के एसेंशियल एलिमेंट को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है और कौन से डिविजन्स हैं इनके, ठीक है। और ये डिविजन्स क्या क्या है, ये डिविजन्स है based on the type of quantity they are divided into macronutrients and micronutrients, whereas based on their diverse function they are divided into 4 types. Number 1 which is related to structural elements of the cell, number 2 which is related to energy related compound, number 3 which are the element that activate or inhibit enzyme, and number 4 the element that alter the osmotic potential of a cell. तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।